So in the chapter Force and Laws of Motion, we already discussed about the first law of motion and second law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने बात की कि दिस लॉ एक्चुअली टेल्स अस द सिग्निफिकेंस ऑफ और इम्पॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है जो किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है या चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. जबकि जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं, जो एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अप्लाइड इन टू ऑपोजिट डायरेक्शंस होते हैं, वो कभी भी उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता था, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट स्टेज एट रेस्ट. If it is moving with a constant velocity, it keeps moving with the constant velocity until unless some external unbalanced force is applied on it. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो अगर होगा तो ही कोई चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन होगा, वरना नहीं होगा. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था वो हमको बताने लगा कि ये जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, जिसकी वजह से आप किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकते हो, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो या उसकी स्पीड अल्टर कर सकते हो, उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए. और उसमें हमको फॉर्मूला मिले कि फोर्स जो है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये कहाँ से डिराइव किया हमने इसकी स्टेटमेंट से. स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? P इक्वल टू m इंटू वी. मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1 अपॉन T, या P2 की जगह हमने लिख दिया m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन T, या हमने लिख दिया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी. और क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से v माइनस यू अपॉन टी तो a होता है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, यानी हमें अभी मिला है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए वी यूज्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k. तो ये हो गया F इक्वल टू के एम ए, वेयर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच हैज अ वैल्यू ऑफ 1. तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आया मास इनटू एक्सेलरेशन. ये तो एक बात हो गई. हाँ, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, यही एक्चुअली रियल लॉ है जो बाकी दोनों फर्स्ट एंड थर्ड लॉ को गवर्न करता है. तो फर्स्ट लॉ क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम फर्स्ट लॉ में जो स्टेटमेंट दिए गए थे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना इस बात को, इसे समझने की कोशिश करना. मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको हम प्रूव करते हैं फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्टिफाई न्यूमेरिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हाँ, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट थ्योरी में था, विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम न्यूमेरिकली उसे प्रूव करेंगे कि हाँ वो बात ठीक थी. इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन. तो कैसे करेंगे? देखो, पहले तो ये ध्यान कर लो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या था. वो कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो तब तक रेस्ट पर रहेगा, तब तक चलेगा नहीं जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए. ठीक है जी. इसका ये मतलब भी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज 0. तो सिचुएशन ये आ गई कि हमसे कोई कह रहा है कि प्रूव करो
ये सिचुएशन कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है, प्रूव करो। अगर प्रूव कर दोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि फोर्स 0 है, इसलिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था। इसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दूसरी बात कहता था कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन with a constant velocity, it will keep on moving with the same velocity until unless some external unbalanced force is applied on it। या अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा होता तो या तो ये एक्सेलरेट कर रही होती, या तो ये रिटार्ड कर रही होती, या तो इसका डायरेक्शन बदल रहा होता इन द सेम डायरेक्शन। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड बदलेगा ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बदलेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों में से कुछ भी नहीं बदल रहा है तो हम कहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर फोर्स जो कि उस पर अप्लाई होना चाहिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, वो नहीं है, वो 0 है। ये प्रूव करना है। तो हम कहते हैं कि देखो दोनों बातें प्रूव करेंगे। जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। एम इंटू ए को हम एम वी माइनस यू अपॉन टी भी कह सकते हैं। तो पहले तो फर्स्ट सिचुएशन में चलते हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो प्रूव करो कि फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज 0। तो रेस्ट यानी रुका हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। जब चल ही नहीं रहा तो काय की वेलोसिटी, चल ही नहीं रहा तो फिर क्या वेलोसिटी, वो तो रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। v और u की वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालें तो m इंटू 0 माइनस 0 इज 0 अपॉन टी, क्या बना 0। अगर ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन भी 0 है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सेलरेशन 0 तो m इंटू ए इज m इंटू 0, दैट इज 0, प्रूव्ड। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इसलिए रेस्ट पर है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर कोई लग नहीं रहा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज 0 ऑन इट। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं जहां पर वेलोसिटी 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और जब तक समझो आप 1 मिनट तक देखते रहे, जब तक देखते रहे तब तक उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आया तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना बढ़ी ना घटी, है ना। इससे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी आपने देखना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड थी, जब तक देखते रहे वो 5 की ना तो 4 हुई ना तो 6 हुई, वो 5 मीटर पर सेकंड ही रही तो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो u इक्वल टू वी है, और u इक्वल टू वी है तो हमारा फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है, m v माइनस यू अपॉन टी। इफ v इज इक्वल टू u तो v माइनस यू वुड बी 0। तो फिर इस फॉर्मूला में वही हो गया जो पहले हुआ था, m इंटू 0 अपॉन टी, दैट इज 0। या एक्सेलरेशन वुड बी 0 इफ v इज इक्वल टू u। व्हाट इज एक्सेलरेशन? थ्योरी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इफ v इज इक्वल टू u, द चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू वुड ऑल्सो बी 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी भी 5, फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 minus 5 is 0. So if there is no change in velocity, there should be 0 acceleration, a equal to v minus u upon t। हम जब ग्राफ बनाते थे तो यही तो बोलते थे
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन वुड बी लाइक दिस, बिकॉज वेलोसिटी अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है तो वो विद टाइम चेंज ही नहीं हो रही है, ये ग्राफ बन रहा है। और स्लोप क्या है? स्लोप इज 0, दैट इज एक्सेलरेशन। अगर ये ग्राफ ऐसा होता तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ ऐसा है, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, देन एक्सेलरेशन इज 0। समझने की बातें हैं, मोशन से सब चीज़ें रिलेट करते जाओ। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसलिए रेस्ट पर है क्योंकि उस पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही इसलिए चलता जा रहा है क्योंकि उस पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0 है। हम कहते हैं अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स इक्वल टू फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन m इंटू ए, दैट इज m इंटू 0, दैट इज 0। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं बात? आ रही है? तो ये जो हम सीख रहे हैं, ये जो बात हमने सीखी F इक्वल टू एम ए, एक तो हमको इसे डिराइव करना आना चाहिए लाइक दिस कि F इक्वल टू एम ए आया कहाँ से? ये आया फ्रॉम द थ्योरी दैट द फोर्स और एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इज m इंटू वी, तो P2 एंड P1 आर रेस्पेक्टिवली फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की जगह मास इंटू फाइनल वेलोसिटी लिखा, इनिशियल मोमेंटम की जगह मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी लिखा, mv माइनस mu अपॉन टी हो गया। m को कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी हो गया, v माइनस यू अपॉन टी तो a होता है तो m इंटू ए हो गया। और फोर्स का यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, इसी फॉर्मूला से इसकी यूनिट निकलती है कि मास की यूनिट तो kg है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपके? आई एम श्योर आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कॉल करो, पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आज हम सिर्फ एक काम करेंगे कि आपकी एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल्स के, उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? डूएबल है वो करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये हमारी बुक है और इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं क्या बना हुआ है। अपनी शीट पे ले जा करके इसको आराम से सॉल्व करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल 9.1। सॉल्व्ड एग्जाम्पल का जैसा मैंने आपको पहले तरीका मोशन के टाइम पे बताया था, आप उसे सॉल्व करें अपने आप, उसका सॉल्यूशन देखे बिना, और उसके बाद सॉल्यूशन करें। आपके पास फॉर्मूला है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में, उसको गिवन लिख के पहले से सेपरेट कर लो। यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ रही है तो यूनिट कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। यहाँ भी आपको यही करना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी है, यहाँ से पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ लो। आई होप विजिबल होगा। तो अगर ये आपको दिख रहा है, आप इसे देख करके सॉल्व कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो आपके सामने आ ही रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज गिवन। गिवन क्या है ये देखो। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड, u इज 3 मीटर पर सेकेंड। इस फोर्स की वजह से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ ऑब्जेक्ट 7 मीटर पर सेकेंड चलने लगा 2 सेकेंड में। v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वो कहते हैं कि फोर्स कैलकुलेट करो। और नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। मतलब नाउ
इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, यानी अनदर 5 सेकेंड अगर हम इसको और लगाएं तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं, पहले तो हम अप्लाइड फोर्स इस सिचुएशन में निकाल देते हैं। अब फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यू नो दैट F इज इक्वल टू ma। तो या तो आप v माइनस यू अपॉन टी करके a निकालो, या सीधे ही इस फॉर्मूला में लिख दो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। जैसे मर्जी आप कर लो। तो m इज गिवन 5, v 7 माइनस 3 अपॉन t इज 2, मतलब 5 इंटू 7 माइनस 3 इज 4 अपॉन 2, 5 इंटू 2 इज 10, क्या 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब वो कह रहा है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, हाँ, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब सेम सिचुएशन में अगर फोर्स, इतना ही फोर्स 5 सेकेंड के लिए लगता है, यहाँ पे तो कितनी देर के लिए लगा है, 2 सेकेंड के लिए, है ना, 2 सेकेंड के लिए। तो क्वेश्चन की सिचुएशन बदल लें। अब गिवन क्या हो जाएगा, इसी में बदल दूं क्या, इसी में बदल देता हूँ, मास तो उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टाइम को वो कह रहे हैं 5 सेकेंड कर लो, कि अगर ये फोर्स, अब हमारे पास फोर्स आ गया है, तो फोर्स आ गया है कितना, 10 न्यूटन। 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी बदल गई है। अब तो वो पूछ रहे हैं अब कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इतनी ही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब सेम फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाल दें और v निकाल लें। तो देखो कैसे वैल्यूज़ डालेंगे, अलग से कर देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो, नीचे का सॉल्यूशन रहने दो। हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, v माइनस यू, इस पूरे ब्रैकेट को रखे रहने दो, इस t को उठा के उधर f के पास ले जाओ तो f इंटू टी हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा, f इंटू टी अपॉन m। ये बात समझ में आ रही है आपको? f इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी में से t को उठा के यहाँ ले गए तो f इंटू टी हो गया, और m को उठा के नीचे ले आए तो v माइनस यू तो यहीं रह गया, और ये f इंटू टी अपॉन एम हो गया। अब u मेरे पास क्योंकि है तो मैं v, और v मुझे निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, v इक्वल टू एफ इंटू टी अपॉन एम माइनस, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस u। हाँ, अब इनकी वैल्यूज आप डाल दो। आपको पता है कि फोर्स तो 10 न्यूटन है, टाइम 5 सेकेंड कर दिया गया है इस बार, मास भी 5 है, प्लस u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी वाज 3 मीटर पर सेकेंड। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड वुड बी द फाइनल वेलोसिटी इफ, अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और उस पर 10 न्यूटन का फोर्स 5 सेकेंड तक लगता है, तो आफ्टर 5 सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ लो और चेक कर लो हमारे आंसर्स ठीक आए कि नहीं आए। हाँ, ये 10 न्यूटन आया और ये 13 मीटर पर सेकेंड आया, तो ठीक है, यही पूछे थे हमसे। तरीका आपका सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम बुक को फॉलो करें बिल्कुल एज इट इज़। तरीका हमारा थ्योरी से मिलना चाहिए, और रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमको समझना है, गिवन लिख करके सॉल्व अपने आप करना है। मैं जो कर रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, आप सीखो। चलो एक और देखते हैं। Which would require a greater force? Accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। तो फोर्सेस F1 और F2 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है दोनों ही केसेस में, और मास दिया हुआ है, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो F1 इक्वल टू M1A1, F2 इक्वल टू M2A2। F1 क्या निकलेगा? M1 2 kg, एक्सेलरेशन 5। F2 क्या निकलेगा? M2 4 kg एंड A2 2। तो ये तो निकल जाएगा 10 न्यूटन, दैट इज F1, और F2 निकल जाएगा 8 न्यूटन। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स? F1 इज ग्रेटर देन F2। हाँ, यानी किसी 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू अनदर मास ऑफ 4 kg जिसको केवल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना है। आती है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसे ही होते हैं, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है, ये सब ऐसा ही होता है, आपको बस सीखना है। A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Retardation हो रही है, ध्यान रखो। Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. पॉज करो और करो अपने आप गिवन लिख के और फिर सॉल्यूशन देख लो। What is given? मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम यूनिट कन्वर्जन, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फैक्टर। व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? 5/18। हाँ, तो 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108, 30 मीटर पर सेकंड हो गया ये। और it takes 4 seconds to stop, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन इज 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ गया, मास इज गिवन 1000 kg अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स। तो कहते हैं कि बताओ कितना फोर्स लगाया ब्रेक्स ने कार को रोकने के लिए। तो वैसे ही करना है, F इज इक्वल टू MA और F इक्वल टू M V-U/T। अलग से A निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर A ही निकल रहा है। तो मास इज 1000 इंटू V-U। V इज 0 क्योंकि कार रुक गई थी, और U इज 30, टाइम लगा 4 सेकेंड। तो ऐसा हो गया 250 इंटू 30, ये -30 है, इस बात का ध्यान रखना। 0 - 30 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7500, है ना। 7500 न्यूटन माइनस का। अब F इज इन माइनस, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन फोर्स। ध्यान रखना इस बात को, रिटार्डेशन फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स जो स्पीड कम करता है, वो फोर्स जो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ रिटार्डेशन और रिटार्डिंग फोर्स, वो फोर्स जो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं ऑन अ रनिंग व्हीकल, वो हमेशा रिटार्डिंग फोर्स होता है। रोकने वाला फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स, और रिटार्डिंग फोर्स हमेशा माइनस में आएगा, ये बात ध्यान रखना। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स में अगर प्लस होता है तो वो एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और माइनस होता है तो वो रिटार्डिंग फोर्स है। इस बात का ध्यान रखना। आपने माइनस नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया। देखो यहाँ पे -7500, नीचे क्या लिखा हुआ है? द नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार। कार इधर चल रही है, फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ इस वजह से वो स्लो होती है, रुक जाती है अल्टीमेटली। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Example 9.4. A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second. ओके, एक ही फोर्स है 5 न्यूटन का, वो एक मास है, मास हमको बताया नहीं है, उसको एक्सेलरेशन इतना देता है, दूसरे को इतना देता है. व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर? ओके, अच्छा क्वेश्चन है. अब m1 का केस देखते हैं. एक मास है m1. हाँ, ये समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1. इस पर एक फोर्स लग रहा है ऑफ 5 न्यूटन जो इसे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, क्या एक्सेलरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चला देता है. तो ये मास कितना होगा? F इज इक्वल टू ma. फ्रॉम दिस we can say m is equal to f upon a, where f is 5, a is 10, तो 1/2 यानी 0.5 kg इसका मास हो गया. अनदर मास m2, वो भी नहीं पता हमको, लेकिन फोर्स 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो हम जैसे हमने m1 निकाला था वैसे m2 भी निकाल लेते हैं. m2 वुड बी f अपॉन a, हाँ, 5/20 या 1/4 या 0.25 kg. ये 0.50 kg या 0.25 kg. अब वो क्या कह रहा है आगे कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव? वही फोर्स कितना एक्सेलरेशन देगा जब दोनों को जोड़ दें आपस में. बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर. तो व्हेन बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर द टोटल मास वुड बी m1 प्लस m2. m1 इज 0.50, m2 इज 0.25, तो टोटल मास वुड बी 0.75 kg. और 0.75 kg पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का. F इज इक्वल टू m इंटू a से, where f is given, m is given, what would be a? a पूछ रहा है f upon m, where f is 5 न्यूटन, m is 0.75 kg. पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 00 लग जाएगा. ऐसा बोल सकते हैं इसको. 15 5 जा 75, 100 5 जा 500. इसको 20 और इसको 3 लिख सकते हैं. तो 20/3 would be the acceleration, that is 6.666 to 6.67 meter per second square would be the answer. क्या किया है हमने? m1 m2 की वैल्यूज अलग अलग निकाल ली पहले, फिर दोनों को जोड़ करके टोटल मास निकाल दिया और इसको फॉर्मूला में डाल दिया. टोटल मास, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, फोर्स इज ऑलरेडी गिवन, सेम फोर्स वाज टू बी यूज्ड. और भी क्वेश्चन है इसमें. हाँ, देखो और क्या क्वेश्चन है. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in this. Okay. तो और भी कुछ पूछ रहे हैं. How much force? Force पूछ रहे हैं. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure 9.9. तो how much force does the table exert हमको बताना है.
फोर्स बताना है हमको, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट। तो क्वेश्चन समझ लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको दिख क्या रहा है, पहले ये देखो, एक ऑब्जेक्ट जो कि हम कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास 20 ग्राम है, वो किसी स्ट्रेट लाइन पर लॉन्ग टेबल पे चल रही है, तो उस पर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, यानी ये एक रिटार्डिंग फोर्स होगा जो कि उसे धीरे धीरे रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और धीरे 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 10 सेकंड में वो रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम ग्राफ से वैल्यूज़ ले लें, हमें ग्राफ में दिख रहा है, एक तो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है मास 20 ग्राम है, और 20 ग्राम को किलोग्राम में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 20। अब कभी भी आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो आप 1000 से उसको डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये 0.02 kg हो गया, ठीक है। जब ये 0.02 kg मास हो गया है, हाँ, तो हम इसके साथ में ऐड कर दें यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ में से देखो 20, ये सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, ध्यान रखना, 20 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड चलता है वो, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, ध्यान रखो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना है, तो ये हो गया आपका 0.2 मीटर पर सेकंड, है ना। और फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ही, फाइनल वेलोसिटी 0। तो आपके पास m है, v माइनस u है, टाइम इज गिवन दैट इज 10 सेकेंड। तो अब बोलो v माइनस यू अपॉन टी इंटू एम, फोर्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और माइनस में वैल्यू आना चाहिए, फटाफट इसमें वैल्यू डाल दो, m v माइनस यू अपॉन टी फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। What is the mass? Mass is 0.02 kg. 0.02 kg. 0 minus 0.2 upon 10. ये माइनस का रहेगा, ध्यान रखें। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 0.02 को 2 अपॉन 100 लिख सकते हो, इंटू माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 का पॉइंट हटा दो तो ये भी 2 रह जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ चेंज, मैं 0.2 को भी 2 अपॉन 100 लिख देता हूँ, 2 अपॉन 10 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 10 पहले से था तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 अपॉन 10 टू द पावर 4, 4 0 है, 10 टू द पावर 4 इसको बोल सकते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। हाँ, दिस इज द फोर्स टू बी अप्लाइड। आपको केवल वैल्यूज समझनी है, यूनिट कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर नेगेटिव आएगा, है ना। 10 टू द पावर -4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0.0004 वुड बी द आंसर। तो ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे, मतलब ये सॉल्व एग्जाम्पल्स जो थे, आप इनको दोबारा करें। आज इतना ही करेंगे, कल मैं आपको दूसरे न्यूमेरिकल दूंगा। कल मतलब और न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको 10-12, जो कि अलग अलग टाइप के यहाँ पे आते हैं, और हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जितने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत चैलेंजिंग भी हो जाते हैं, कभी कभी कई बार हम फंस जाते हैं उसमें, वो फटाफट से सॉल्व करके देखेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, उसके बाद हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई एम 100% श्योर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप पूछो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो। एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, और न्यूमेरिकल्स अपने पेन से अपने पेपर पर रोज़ के रोज़ करो। ठीक है, चलो, थैंक यू। बाकी बातें कल की क्लास में।